फ्रेंड्स, आजकल एक टॉपिक बहुत चर्चा में चल रहा है, बहुत हॉट टॉपिक है। प्रिंट मीडिया ने उसे बहुत उछाला है। वो है 3 बैंक की प्राइवेटाइजेशन। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक IOB जिसको कहते हैं। 3 बैंक की मर्जर के बारे में प्रिंट मीडिया ने उछाला हुआ है। स्वराज्य एक न्यूज़पेपर है जिसमें मैंने 3 जून को पहली बार ये न्यूज़ पढ़ी। उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने पढ़ी। उसके बाद एक और अखबार है जो केरला में छपता है, उसमें भी मैंने पढ़ी। और प्रिंट मीडिया पर यह न्यूज़ आई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं भी ये न्यूज़ नहीं दी गई है। और इसके बीच मुझे डीप जाना पड़ा क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर भी बहुत देख चुका था बैंक प्राइवेटाइज हो रहा है। न्यूज़पेपर में भी देख चुका था, फेसबुक पर भी देख चुका था, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट का भी रेफरेंस दिया गया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, कि ये जल्द ही प्राइवेटाइज होने वाला है। और यूट्यूब के ऊपर भी 3-4 वीडियोस आ चुकी हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में। लोगों ने एनालिसिस दिया है, किसी ने अपने व्यूज़ दिए हैं, किसी ने कुछ दिया है। क्योंकि ये अथेंटिकेटेड नहीं है, ये प्री मैच्योर बातें हैं, फेक न्यूज़ है, इसलिए मैं वीडियो बनाना ठीक नहीं समझा था। और मुझे वीडियो बनाने की मजबूरी क्यों पड़ी, मैं आपको बता ही देता हूँ। क्योंकि बार बार मेरे पास ईमेल्स आई हैं, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स आए हैं कि जो स्टूडेंट हैं, जो बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनकी सिलेक्शन पंजाब एंड सिंध बैंक में हो गई है, क्लैरिकल में हुई है, कुछ POs में हुई है, कुछ बैंकों में, तो उन स्टूडेंट्स ने, जो न्यूली रिक्रूटर हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल का टफ टेस्ट पास किया है, तैयारी करके, मेहनत करके किया है, वो डबल माइंडेड हो गए, वेवरिंग माइंड में आ गए कि कैसे करा जाए, ज्वाइन किया जाए या ना किया। कितनी ईमेल्स आई हैं, मैं आपको सारी ईमेल्स नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत लोगों के दुखदाई बयान हैं कि हमने तो ऐसे किया, कोचिंग सेंटर में 1 साल कोचिंग ली, इतना पैसा खर्च हुआ, अल्टीमेटली हमने टेस्ट पास किया और टेस्ट ज्वाइन करने से कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आ गई है कि ये बैंक प्राइवेटाइज हो रहा है। तो क्या हम प्राइवेट नौकरी करें या ना करें, कि कहीं और जाएं, क्या बैंक ज्वाइन करें या ना करें। प्रोबेशनरी ऑफिसर जो डायरेक्ट आ रहे हैं, उन्होंने भी ये पूछा है कि क्या हमारे को करना है। एक ने लिखा है कि मेरी सिविल सप्लाई में मुझे नौकरी मिल गई है, तो क्या मैं वहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ। दूसरा ऑप्शन उसके पास है। तीसरा, वो पटवारी का टेस्ट बोल रहा है। एक आदमी सिपाही भर्ती हुआ पंजाब पुलिस में, क्योंकि मैं पुलिस की भी सिलेक्ट हो चुका हूँ, तो मुझे वो जॉब मिल रही है, तो क्या मैं जाऊँ, वहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ, किधर जाऊँ, बैंक में क्लैरिकल जॉब लूँ या पंजाब पुलिस की जॉब लूँ। अब ये सारा व्यूज़ जो है, इसके बारे में डिसीजन देने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, सारे रास्ते को देखना पड़ता है कि आगे रास्ता कितना टेढ़ा है, कितना स्मूथ है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि जो प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ है, वो आज की डेट में फेक है। प्री मैच्योर स्टेज में ये बात है। न्यूज़पेपर ये दिखा रहा है कि नीति आयोग ने सरकार को प्रपोजल दी है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल का मतलब ये है कि डिसइन्वेस्टमेंट करो। डिसइन्वेस्टमेंट का पर्पज़ है कि प्राइवेटाइजेशन कर दो और इंडस्ट्रियल हाउसेस को प्राइवेट बैंकों का लाइसेंस दिया जाए। पर साथ में ये भी उन्होंने इस प्रपोजल दिखाई है कि उनको अपने ग्रुप में फाइनेंसिंग करने की परमिशन ना हो। मान लीजिए टाटा को दे देते हैं बैंक, तो टाटा की हज़ारों कंपनीज हैं, वो उनको लोन नहीं कर सकेगा। उनको लोन करने पर पहले ही बैन की प्रपोजल नीति आयोग ने। नीति आयोग भी क्या है ये आप पहले समझ लीजिए। नीति आयोग 2017 में बना है। पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हुआ करता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बाय वर्चू ऑफ हिज पोस्ट। तो नीति आयोग का चेयरमैन भी प्रधानमंत्री ही है, मोदी साहब ही हैं आज की डेट में। तो उनका जो थिंक टैंक जो होता है, जो प्लानिंग करने वाला, जो प्रपोजल तैयार करने वाला, वो नीति आयोग है।
और नीति आयोग के बारे में, ये प्रपोजल के बारे में पता करने के लिए मुझे बहुत टक्करें मारनी पड़ी। बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो, मैंने वहाँ भी सर्च करी। बैंकिंग के जो रेगुलेशन एक्ट है उसके बीच में मैं सारा देखा वो क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कहीं गूगल पे भी सर्च करी कि कहीं प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल, कहीं इंडिकेशन नहीं मिलता है। तो इसलिए ये एक फेक न्यूज़ है। देखिए, इसको फेक भी कहा जा सकता है, लेकिन कल का क्या होगा ये उसके बारे में फिर भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड आजकल चल रहा है मोदी साहब का, वो तो रात को 8 बजे आके टीवी पे कहते हैं कि नोटबंदी होगी। हमारे मीडिया को कुछ भी पता नहीं था। हमारा मीडिया 100% इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी पे हम देख रहे हैं तुक्के मार रहा है, हवाबाजी कर रहा है। 1% भी उनको नहीं पता था कि 8 नवंबर को नोटबंदी होने वाली है। किसी न्यूज़ चैनल ने ये इंश्योर नहीं किया है, श्योरिटी नहीं दी है कि इंडिया में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। दूसरी बात और छोटी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इररेस्पॉन्सिबल मीडिया है उसने कहा करा कि उसको ये भी नहीं पता है कि 2000 का नोट छपने वाला है। उसको ये भी नहीं पता कि नया नोट 500 वाला आने वाला है। उसको ये भी नहीं पता कि 100 रुपीज़ का नया नोट आने वाला है। उसको ये भी नहीं पता था कि 10 का नोट नया आने वाला है। तो न्यूज़ की चैनल की जो फेक न्यूज़ है उनको दैट इज़ इररेस्पॉन्सिबल मीडिया, वो अपने चैनल को चलाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, लोगों को टीवी के साथ ग्लू करने के लिए, अपने अनहेल्दी कंपटीशन अमंग न्यूज़ चैनल्स, अपने चैनल को आगे करने के, झूठ सच कोई भी सहारा लेके चैनल को आगे बढ़ाना है। एडवर्टाइजमेंट्स उनको मिल जाती हैं, एड्स उनको मिल जाती हैं। 12-12 करोड़ लोग एक चैनल को देख रहे हैं, तो उसके लिए वो बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत झूठ का सहारा ले रहे हैं। उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मोदी सरकार की एक खासियत है कि इसकी इन्फॉर्मेशन लीक आउट नहीं होती है। जो ये करते हैं वो बताते नहीं हैं, जो बताते हैं वो करते नहीं। ये सरकार का एक पक्का नियम है, मोदी सरकार की एक खासियत कह लो या डिसक्वालिटी कह लो, लेकिन ये लीक आउट नहीं होता है। अभी अभी आप देखिए लॉकडाउन हुआ है तो संपूर्ण लॉकडाउन को सीधा ही उसने कर दिया। 14 करोड़ लेबरर घर से बाहर बैठे हुए हैं, उनके बारे कुछ नहीं सोचा है। कैसे उनको घर पहुंचाया जाएगा, कैसे वो रोटी पानी उनका चलेगा। 2-2 ढाई महीने का लॉकडाउन अनाउंस कर दिया तो कैसे ट्रेड चलेगा, कैसे लेबरर काम करेगा। फुटपाथ पे बैठे टेलर धूप में कपड़े स्टिच कर रहे हैं, रेडी पे चीज़ें बिक रही हैं, फुटपाथ पे चीज़ें बिक रही हैं, डायरियाँ, चेन, पेन, कवर, सारा कुछ फुटपाथ पे। ऐसे 14 करोड़ लेबरर हैं। जब इंडस्ट्री को बंद कर दोगे तो टेक्सटाइल मिलें, 2000 टेक्सटाइल मिलें बॉम्बे में बंद हो गई हैं। तो वो लेबरर कहाँ जाएंगे, कहाँ से रोटी खाएंगे, कौन उनको रोटी देगा, कौन उनको घर पहुंचाएगा, ये सरकार ने सोचा ही नहीं है। तो इसलिए फेक न्यूज़ कहने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल को सरकार, आज नीति आयोग की जो प्रपोजल है वो फेक है। जो न्यूज़ पेपर का न्यूज़ है वो फेक है। लेकिन कल को मेरे को ये ना कहना महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ये मेरे को ना लिखना अरोड़ा जी आपकी वीडियो फेक थी, आपकी न्यूज़ झूठी है। लेकिन एक चीज़ का मेरे को तजर्बा है कि इतना काम करने के लिए सरकार का लंबा रास्ता है, वो प्राइवेटाइजेशन जल्दी नहीं कर सकते। उसके कारण भी मैं आपको बता दूं। जो 3 बैंक हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, तीनों ही लास्ट क्वार्टर दिसंबर 19 में प्रॉफिट में है। कोई 6000 करोड़ का प्रॉफिट है, कोई 255 करोड़ का प्रॉफिट है। कोई जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो टैक्स नेट प्रॉफिट में है, लेकिन टैक्स निकालने के बाद लॉस में चला गया। तो थोड़ा है लेकिन अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में है। तीनों ही बैंक प्रॉफिट में हैं लास्ट क्वार्टर में। तो उसको प्राइवेटाइज करने के लिए सरकार के पास कोई बहाना नहीं है। पहली बात तो ये है, क्योंकि जो 10 बैंकों को 4 बैंक बनाया है वो 10 बैंक लॉस में थे। दूसरी बात यह है कि बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट को प्राइवेटाइजेशन से पहले अमेंड करना पड़ेगा। अमेंड करने का प्रोसीजर आपको पता है बहुत बड़ा है। पार्लियामेंट में इसको दोनों सदनों में पास करवाना पड़ता है और इसलिए
इसका जल्द संभावना नहीं है। तो ये बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। बैंक प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे को कई कई साल बीत जाते हैं, कई कई वर्ष लग जाते हैं, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन होती है। तीसरा है किस इंडस्ट्रियल हाउस को दिया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा ये सरकार के सामने खड़ा है कि जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हमारे पास हैं, बड़े बड़े घराने जो हैं, उनकी जो पावर है 3 बैंकों की परचेज करने की पावर सिर्फ 10% है। उनकी जो एसेट को खरीदने की 10% पावर है इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास, 100% पावर किसी के पास नहीं है। इसलिए किसी हाउस को नहीं दिया जा सकता, इसकी प्राइवेटाइजेशन सौखी नहीं है। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे को पूछा है, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो बेधड़क बेझिझक बिना किसी फियर के ज्वाइन कर सकते हैं। वो बैंक में ज्वाइन करें, टेंशन फ्री होके जाएं। इट विल टेक मैनी ईयर्स टू गेट इट प्राइवेटाइज्ड। 3 बैंकों प्रॉफिट में हैं। और इसके बाद में आपको एक और पॉइंट भी बता दूं, मैंने बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो को देखा है, उसका ट्विटर आपको मैसेज दिखा रहा हूं। BBB ने ये क्लियर करा है कि भाई कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है, हम 3 बैंकों की प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं। ये मीडिया में फेक न्यूज़ आई है। ट्विटर की जो मैसेज है मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसको अच्छी तरह पढ़ लो। वीडियो को रोक कर जूम करके इसको अच्छी तरह पढ़ लो। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ऑथेंटिकेटेड है। तीसरी बात यह है कि यूनियन लीडर्स जो पंजाब एंड सिंध बैंक की यूनियंस हैं, तीनों बैंक के यूनियन से हमने बात करी है, मैंने पर्सनली बात करी है। अभी कुछ होने वाला है तो तीनों बैंकों के लीडर्स ने डिनाई किया है कि नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्राइवेटाइजेशन का करने का, डिसइन्वेस्टमेंट करने का, गवर्नमेंट शेयर घटाने का कुछ भी नहीं है। और चौथा लॉजिक मेरे पास और है LIC की बात। आप कितनी देर से सुन रहे हो LIC को प्राइवेटाइज किया जाएगा, आज भी गवर्नमेंट का शेयर उतना ही है। गवर्नमेंट ने अपना शेयर विड्रॉ नहीं करा है। बजट में जो कह दिया अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए LIC की एग्जांपल आप ले सकते हो। प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट हुए हैं वो कितने वर्षों में हुए हैं वो भी आपके सामने है। गवर्नमेंट का शेयर आपके सामने है। इंडस्ट्रियल हाउसेस की प्रॉब्लम आपके सामने है। जिस भी इंडस्ट्रियल हाउस को देंगे वो अपनी कंपनी को, अपने ग्रुप को लोन कर देगा, तो सारा बैंक 6 महीने में डूब जाएगा, प्राइवेट बैंक भी डूब जाएगा। चौथा पॉइंट लोगों ने रखा है कि रिजर्वेशन को स्कोप कम करने के लिए गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना चाहती है। ये एक न्यूज़पेपर कह रहा है, ताकि रिजर्वेशन जो है बैंकों में हो रही है शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो उसका स्कोप कम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन को जोर दिया जाए। वहाँ रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो ये भी सरकार की नीति नहीं है, क्योंकि वो रिज़र्व कैटेगरी को आगे लाना चाहती है, पीछे छोड़ना नहीं चाहती है। उसके बाद एक और पॉइंट भी रखा है उन्होंने कि यूनियंस जो हैं वेज रिवीजन का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए खुद ही न्यूज़पेपर्स में ऐसी न्यूज़ लगवा रहे हैं, ताकि जो वेज रिवीजन को डिले किया जा रहा है बैंकर्स की, AIBA का खास भी हाथ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि AIBA लेवी के बहुत शौकीन हैं हमारे सारे यूनियन लीडर्स, और वो इसको डिले करके बहुत कर रहे हैं। दूसरा, उनको कोरोना का बहाना मिल गया, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में IB के साथ मीटिंग नहीं करना चाहते और बैंक प्राइवेटाइजेशन का शोशा खड़ा करके सारे बैंकर्स को डबल माइंडेड कर दिया, ताकि वेज रिवीजन का ध्यान उनकी डाइवर्ट हो जाए, वो प्राइवेटेशन में चक्कर में उलझ जाएं। तो उनका जो 3-4 महीने 6 महीने और निकल जाएंगे और उनका जो लेवी का जो भंडार है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो बूढ़े नेता जो हमारे पास बैठे हैं, जिनको हमने लीडर बनाया हुआ है और हमने ऑथोराइज़ किया है IB के साथ बात करने के लिए, वो खुद ही हमारे को धोखा दे रहे हैं। हमारे बैंकर भाइयों, आप सभी को धोखा दे रहे हैं। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ कि वो हमारे को डिसीव कर रहे हैं। जितनी डिले, 3 साल की डिले, 965 डेज आज हो चुके हैं। जो हमारा एग्रीमेंट ड्यू है 1 नवंबर 17 से, 965 डेज की डिले हो चुकी है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कितना लॉस हो चुका है बैंकर को, कितनी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है
कितना कुछ हो चुका है। अभी वो यूनियन का जो सर्कुलर निकालते हैं, कभी वो कोरोना के जो मरीज हैं बैंकर भाई जो मर चुके हैं 18, उनका लिस्ट निकाल देते हैं। कभी वो कोविड-19 में ट्रांसपोर्टेशन में जो बैंकर को प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में सर्कुलर निकाल देते हैं। कभी वो कर देते हैं छुट्टी के मसला खड़ा कर देते हैं कि बैंक एम्प्लॉइज़ को छुट्टी दी जाए, जो कोरोना में काम कर रहे हैं उनको स्पेशल लीव दी जाए। तो छोटे छोटे इशू निकाल के, लेटर निकाल के बैंकर्स का ध्यान जो है वेज रिवीजन से डाइवर्ट किया जा रहा है। यूनियन लीडर अपने ऑफिस बीरर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन जब आईबी के साथ मीटिंग करने की बात करो तो वो चुप कर जाते हैं। जब कोर्टों के फैसले वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो रहे हैं लॉकडाउन में, एडवोकेट्स वीडियो कॉन्फ्रेंस में बहस कर रहे हैं, मुजरिम को सज़ा दी जा रही है, जेलों में भेजा जा रहा है, तो क्या वेज रिवीजन की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं हो सकती? ज़रूरी है कि कोरोना का बहाना लगाकर वहाँ जाके चाय पानी समोसा खाना, लस्सी पीना, दूध पीना, काजू खाना, ये हमारे यूनियन लीडर्स का है। एयरपोर्ट में जाके पैग लगाना, एयर होस्टेस से पैग लेके पी जाना। तो ऐसी जो काम है हमारे नेता कर रहे हैं, इनकी जो छोटा माइंड है, नेगेटिव थिंकिंग है, कंजर्वेटिव माइंड है, और पुराने टाइम की ये भर्ती है। इन्होंने ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट पास ही नहीं किया। हमारा प्रोबेशनरी ऑफिसर कितना बड़ा टेस्ट पास करके आता है, हमारा क्लरिकल जो है जो कितना टफ टेस्ट पास करके बैंक में ड्यूटी ज्वाइन करता है, उसका माइंड कितना ब्रॉड है, उसकी कितनी नॉलेज है। लेकिन ये पुराने अनपढ़ लोग जो सिफारिश के साथ इंपीरियल बैंक में भर्ती हुए थे, दूसरे बैंकों में सिफारिश के साथ भर्ती हो गए थे, तो कोई चपरासी से प्रमोटेड लोग हैं, पीएन से प्रमोट होकर लीडर बन गए हैं। तो ऐसे नेता जो हमने आगे रखे हुए हैं तो इनको बहुत चेंज करना पड़ेगा। जितने भी यंग क्लरिकल हैं, पीओ हैं, जितने भी नए हर तरह के ऑफिसर जो आए हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स आए हैं, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको जल्दी ही चेंज करा जाए, ताकि बैंकिंग में सुधार लाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। दूसरी रही बड़ी बात प्राइवेटाइजेशन की, जिसके मुद्दे पर मैं वीडियो बनाई है, उसकी मैं न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखा रहा हूँ, स्वराज्य न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ, इकोनॉमिक टाइम की न्यूज़ दिखा रहा हूँ, ट्विटर का मैसेज दिखा रहा हूँ। लेकिन भाइयों दोस्तों मेरे जो बैंक में जा रहे हैं वो जल्दी ज्वाइन करो, चिंता छोड़ के जो। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको कोई और रास्ता मिल रहा है, क्योंकि बैंक की जॉब बहुत हार्ड है, यूनियंस हमारी फेल हो चुकी हैं, बिक चुकी हैं, वेज रिवीजन नहीं हो रही है, हम 7 साल पुरानी सैलरी ले रहे हैं, हमारा जो क्लर्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के चपरासी से भी पीछे है, हमारा ब्रांच मैनेजर पटवारी से कम तनख्वाह ले रहा है, हमारा प्रोबेशनरी ऑफिसर एक सिपाही से कम, पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल से भी कम सैलरी ले रहा है। तो मुझे बहुत शर्म आती है। पहले आप सोचना है कि ये बहुत लाइफ हार्ड है, कंप्लेंट प्रोन है, और 24 आवर ड्यूटी है, कैश की हैंडलिंग है, तो इसमें बहुत ही टेंशन है, मरने वाला काम है। सारी ज़िंदगी आप काम करते हो, अपने घर भी टेंशन लेके जाते हो, अपने बच्चों को टेंशन पास करते हो, अपनी वाइफ को टेंशन पास करते हो। बैंक ऑफिसर जो है कभी गुड न्यूज़ घर में लेके नहीं गया, कभी भी उसने अच्छी न्यूज़ घर जाके नहीं सुनाई, तो सारी फैमिली को टेंशन पास होती है, बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए बैंकिंग इंडस्ट्री बिल्कुल फेल हो चुकी है। कोचिंग सेंटर जो बैंकिंग की ट्रेनिंग देते थे, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं थ्योरेटिकल बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वीडियो बनाने से पहले बहुत एनालिसिस करता हूँ, बहुत प्रोस एंड कॉन देखता हूँ, चारों तरफ उस एंगल को चारों एंगल से देखता हूँ क्या है। जितने भी एकेडमीज कोचिंग सेंटर थे, चाहे वो चंडीगढ़ में थे, चाहे वो दिल्ली में थे, चाहे वो एर्नाकुलम में थे, कोचीन में थे, चाहे वो त्रिवेंद्रम में थे, मैंने सभी को देखा है। सभी में कोचिंग सेंटर में जाकर मैंने लेक्चर दिया है, मैंने मोटिवेशन के ऊपर लेक्चर दिया है। तो कोचिंग सेंटर सारे खाली हो चुके हैं। आज उनके पास 10 बच्चे भी ट्रेनिंग लेने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े सेंटर जहाँ 1200 बच्चा कोचिंग लेता था, आप 10 बच्चे भी नहीं हैं। तो थोड़ा सोचना है, कोचिंग सेंटर खाली हो गए हैं, कोई बैंक में नहीं जाना चाहता है। बैंकिंग इंडस्ट्री कोलैप्स होने वाली है, कोलैप्स हो चुकी है। बैंक की हालत ये है कि सिवाय कैश के, मैं इस वीडियो पर नहीं बताना चाहता, लेकिन मुझे मजबूरी में ये बताना पड़ रहा है, बैंक की सभी चीज़ें गलत हैं सिवाय कैश के। से कैश कैश ही ठीक है, बाकी सभी स्टेटमेंट, सभी रिटर्न्स, सभी जो उनका डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा गलत हो चुका है, झूठा है,
वो अंडर प्रेशर हो रहा है, उनकी जो इंस्पेक्शंस हैं उसमें भी मैनिपुलेशंस हैं, सभी तरह की ऑडिट है उसमें भी मैनिपुलेशन हो रही है। तो ये बड़ा झूठ का पलंदा तैयार हो चुका है और गवर्नमेंट की स्कीम्स ने बैंक को बर्बाद करके रख दिया है। जो भी लीडर बनता है इलेक्शन में खड़ा होकर कहता है कि हम कर्ज माफ़ी कर देंगे, तो जो जो अच्छे देने वाले पे मास्टर थे, जो रिटर्न जो लोन की किस्तें भर रहे थे, उन्होंने भी बंद कर दी हैं। आज ये 10-10 हज़ार रुपया लोन देने की स्कीम जो आ गई है, अभी इसमें तबाही मचेगी, सारा लोन डूब जाएगा। ये फुटपाथ वाले को देना है, रेडी वाले को देना है, सब्जी वाले को देना है, जिसका सिबिल स्कोर कभी चेक ही नहीं हो सकता, जिसका आधार कार्ड फेक है या एड्रेस झूठा है, उसको भी लोन देना है। तो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है वो भी बैंकों के थ्रू ही रूट होगा। तो बहुत तबाही मचेगी। बहुत गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत है, वो स्टाफ हमारे पास नहीं है। तो बहुत ही जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत डार्क है, बहुत ग्लूमी है, बहुत नेगेटिव है, बहुत हार्डशिप है, बहुत दर्दनाक है, बहुत तकलीफ़ देने वाला जो कैरियर है वो बैंकिंग कैरियर रह गया है। आज कोरोना वॉरियर डॉक्टरों को कहते हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करी जा रही है, जो लाशों को बेड के नीचे फेंक रहे हैं, जिनको ये नहीं पता मरीज कब मरा है, कहाँ इस बेड से नीचे कैसे गिर गया, कब गिर गया। उन लोगों के ऊपर हम फूल फेंक रहे हैं। और जो बैंक के कर्मचारी कोरोना के पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं, जो उनके कैश उनका काउंट कर रहे हैं, जो उनके गंदे हाथों से आया है, तो उस कैश को अपने हाथों से काउंट कर रहे हैं। जब नोट की काउंटिंग मशीन बंद हो जाती है तो भी बैंक का एम्प्लाई काम करता रहता है। तो इस हालात में कोरोना वॉरियर किसको कहना चाहिए? वो बैंक के कर्मचारी हैं, वो फौज के कर्मचारी को में से मैं बड़ा समझता हूँ। मैं कारगिल के शहीद को शहीद नहीं मानता, मैं बैंक के कर्मचारी को शहीद मानता हूँ। तो इसलिए सब ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। ख्याल मेरे बहुत हैं, मैं बहुत बातें करना चाहता हूँ, सभी के जो कमेंट्स आए उनके जवाब भी देना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। पर एक रिक्वेस्ट मेरी भाइयों मान लेना, सभी भाइयों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। लाल रंग का बटन फ्री है, इसका कोई खर्चा नहीं है, ये खुद आपने दबा के इसको ख़त्म नहीं हो जाता काम। अपने दोस्तों से, मित्रों से, घर मेंबर से, घर वालों से बताओ कि ये ऐसी वीडियो अरोड़ा सोल्यूशन वाले डाल रहे हैं, हमारे को इतनी एनलाइटन कर रहे हैं, सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं, अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 10 लाख बैंकर्स हैं, अभी तक हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। तो कृपा करके मेरी रिक्वेस्ट को मान जाइए, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आगे डालूँ, आगे आपको बहुत डिटेल दे सकूँ और सच्ची खबर आपको सुनाया करूँ। मुझे आशा है कि मेरी वीडियो को लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और आगे सब्सक्राइब कर चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।